हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे दो टॉपिक जो है पूरे हो चुके हैं, ब्रह्मांड एवं मापन। तो दोनों टॉपिक पूरे हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट पे आप जाकर के उनकी वीडियो को देख सकते हैं, हमारे ब्रह्मांड और मापन के। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, वो है पदार्थ। तो आज हम जानने वाले हैं पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के प्रकार क्या है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन एवं रासायनिक संरचना। तो ये सब जो है हम पदार्थ के बारे में, इसके अलावा भी और बहुत कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो पदार्थ के बारे में हम जानेंगे आज। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में मैं हर एक प्रत्येक वीडियो की जो है लिंक अपने फेसबुक पेज स्मार्ट एजुकेशन पर जो है उपलब्ध करा रहा हूँ, पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के स्मार्ट एजुकेशन पेज पर जाकर के उसे फॉलो कर लें और वहाँ पर जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, तो आप उनको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ। तो पदार्थ होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे आसपास के भौतिक अवस्था में उपस्थित वस्तुएं होती हैं उन्हें वे पदार्थ कहते हैं। या उसकी परिभाषा के रूप में यदि बोला जाए तो वे वस्तुएं जो घनत्व जिनका घनत्व होता है, जो स्थान घेरती हैं और जिसे एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, उन्हें पदार्थ कहते हैं। इंद्रियां आप जानते हैं, हमारी इंद्रियां जैसे सूंघना एक इंद्रिय है, देखना एक इंद्रिय है, स्वाद लेना एक इंद्रिय है, छू के महसूस करना एक इंद्रिय है। तो एक से अधिक इंद्रियों द्वारा जिसे महसूस किया जा सके उसे पदार्थ बोलते हैं। यही जो है आपकी इस परिभाषा में भी है। उदाहरण में देख लेते हैं हम, जैसे हवा, पानी, ऑक्सीजन, रेत, लकड़ी, बर्फ, खनिज आदि। तो वह वस्तुएं जो स्थान को घेरती हैं, जिसका घनत्व होता है ना, और जैसे हम एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हें पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ जैसे आप जो अवस्था है यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, यहाँ पर तीन जो आपको मैटर की जो है स्टेट दिए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी एक स्टेट और होता है, वो होता है प्लाज्मा। और जो जिसके बारे में पूछा जाता है, इसके अलावा भी होते हैं, तो अभी आगे देखेंगे, जैसे अति ठोस, है ना। तो इसमें देख लेंगे आगे। पदार्थ है मैटर की प्रकार, तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है भौतिक संरचना, एक है रासायनिक संरचना। इन दो आधारों पर पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है। तो भौतिक संरचना किसे बोलते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं भौतिक संरचना। तो इस संरचना में पदार्थ पूरी तरह से उनके अणुओं के बीच मौजूद आणविक बलों पर निर्भर करता है। जो उन पदार्थ के किसी कोई भी पदार्थ होता है तो उनके अणु होते हैं, उनके बीच में जो आणविक जो बल लगता है उस पर निर्भर करता है। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तीन समूह में विभाजित किया जाता है, वो है ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल और गैस। इन इन तीन अवस्थाओं में जो है भौतिक संरचना के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ की जो अन्य अवस्था है, जो पूछ लेता है सबसे ज्यादा, वो पूछता है प्लाज्मा के रूप में, या पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें जो है चौथी अवस्था प्लाज्मा आपको दिया गया होगा ऑप्शन में, तो आपको वो लगाना है। यहाँ पे जो है पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं जो है हमारी ठोस, द्रव्य और गैस है। इसके अतिरिक्त जो विशेष अवस्थाएं या परिस्थितियां होती हैं, उनमें जो पदार्थ की अवस्था बनती है वो होती है प्लाज्मा। इन है इसके बाद है अति तरल और अति ठोस। तो ये जो है उसकी अन्य जो है अवस्था है किसी भी पदार्थ की। नेक्स्ट आता है ठोस। तो ठोस आप जानते हैं किसको बोलते हैं, जिसमें जिसके अणु जो है बहुत पास पास होते हैं, जिसमें घनत्व अधिक होता है, उसे हम ठोस बोलते हैं। यहाँ पर तीन आपको नीचे पिक्चर दिख रही होंगी, तो देखेंगे आपकी तीनों की ठोस के अणु जो है बिल्कुल पास पास हैं, व्यवस्थित हैं। गैस के जो है थोड़ा दूर दूर हैं। इसके बाद नहीं, सॉरी, द्रव के थोड़ा दूर हैं और गैस के ज़्यादा ही बिखरे हुए हैं, है ना। तो जिसके अणु, और मैं यहाँ पर घनत्व भी डिपेंड इन्हीं पर करता है, इनके अणुओं पर। तो जिसके अणु बिल्कुल पास पास उपस्थित होते हैं उनकी उसका घनत्व अधिक होता है, और जिसके दूर दूर होते हैं उसका घनत्व कम होता है। वो उतनी हल्की होती है, घनत्व का अर्थ है यहाँ पे हल्की और भारी से। इसका घनत्व जितना होगा वो उतनी भारी होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ठोस जो है, इसमें तो देख लेते हैं, ठोस के कण बारीकी से भरे होते हैं। ठोस के कण बारीकी से भरे होते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका निश्चित आकार में आयतन होता है। ठोस के कुछ आम उदाहरण जैसे पत्थर, ईंट, बॉल, कार आदि। तो इनका जो आकार होता है ठोसों का, वो एक निश्चित होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसके आकारों को तोड़ा तो जा सकता है इसे, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता वैसे, अपने आप जो है स्वयं आकार नहीं बदलता है इनका। तो ठोसों का आकार जो आकार होता है वो एक निश्चित आकार का होता है। द्रव्य, तो द्रव्य के बारे में देख लेते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है, इसे हम किसी भी अवस्था, मतलब किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। द्रव्य के कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होता है, अतः कण गतिमान होते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होता, मतलब इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है गैस। गैस के कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव्य की तुलना में भी कम होता है, अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। इनका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसमें ध्यान से समझने वाली जो बात है।
तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन को ध्यान देना। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव्य का जो है आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस में ना ही आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार निश्चित होता है। तो इनके जो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की, पदार्थ जब बदलता है तो किस क्रिया के जरिए जो है किस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ चित्र जो आपको एक दिख रहा होगा, एक चित्र, इसके जरिए आप अच्छे से समझ जाएंगे। जब प्लाज्मा से हमारा जो है गैस में परिवर्तित होता है तो उसे बोलते हैं निरायनीकरण। जब प्लाज्मा से गैस में अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे बोलते हैं निरायनीकरण। जब गैस से प्लाज्मा में परिवर्तित होता है कोई भी पदार्थ तो उसे बोलते हैं आयनीकरण। उसे हम बोलते हैं आयनीकरण। तो समझ गए आप। इसको ध्यान से, इस तालिका को आपको देखना है ध्यान से, इस चित्र को, और इस चित्र को जरूर सीख लेना बहुत अच्छे से। जब प्लाज्मा से गैस में आए तो उसको निरायनीकरण या आयनीकरण से निरायनीकरण, आयनीकरण और निरायनीकरण इन दोनों को रखना है याद, है ना। तो गैस से जब प्लाज्मा में जाए तो उसको आयनीकरण, और प्लाज्मा से गैस में आए तो निरायनीकरण। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देख लेंगे गैस और द्रव्य के बीच में। गैस और द्रव्य के बीच में तो ये सबको बनता होगा आपको कि बाष्पीकरण और संघनन। आपको पता है कि भाप का संघनन होके ही जो है बूंदें द्रव्य के रूप में बैसती हैं, बारिश होती है। तो जब जो भाप उड़ती है उसका संघनन हो जाता है तब, या ठंडी हो जाती है तब जाके वो द्रव में परिवर्तित होके आ जाती हैं, नीचे आती हैं धरती पे। तो उसको संघनन बोलते हैं। और जब द्रव भाप में बनता है तो उसे बाष्पीकरण बोलते हैं, या गैस बनता है। नेक्स्ट हमारा द्रव और ठोस के बीच में। तो द्रव से जब ठोस में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जमना, और ठोस से जब द्रव में आते हैं तो उसको बोलते हैं पिघलना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ठोस और गैस के बीच में। तो इन इन दो के बीच में पूछ लेता हमेशा। तो जब गैस से ठोस में आते हैं, गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। और जब ठोस से गैस में सीधा परिवर्तित होता है तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जब ठोस से गैस में बदले तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, और जब गैस से सीधा ठोस में बदले तो उसे बोले निक्षेपण। तो इनको याद रखना है आपको। गैस और ठोस के बीच वाला जो है ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछ लेता है। और नेक्स्ट प्लाज्मा वाला आपको याद रखना। बाकी ये दो तो आपको याद रहने वाले हैं। तो निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन, आयनीकरण और निरायनीकरण, इनको याद रखना है आपको। ठोस और गैस और प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारा रासायनिक संरचना। तो अभी तक हम भौतिक संरचना देख रहे थे, अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो है रासायनिक संरचना। तो इसमें देखते हैं हम, पदार्थ या मैटर को तीन समूह में विभक्त किया गया है या विभाजित किया गया है, वो है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो रासायनिक संरचना के अनुसार पदार्थ को जो तीन समूह में विभाजित किया गया है वो है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व किसे बोलते हैं? तो यह वह मौलिक चीज या पदार्थ है जो दो या दो से अधिक अलग अलग घटकों में विघटित नहीं होती है या पृथक नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं तत्व। जिसकी किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया के अलग अलग गुण या विशेषताएं होती हैं। यदि भौतिक यदि प्रतिक्रिया में देखा जाए तो उसके अलग गुण निकलेंगे, ठीक है। और यदि रासायनिक प्रतिक्रिया में देखा जाए तो उसके अलग गुण और विशेषताएं निकलेंगी। तो इसे बोलते हैं तत्व। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये तत्व में आ जाता है ना। नेक्स्ट हमारा जैसे यौगिक। तो यौगिक किसे बोलते हैं? जब दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे बोलते हैं हम यौगिक, या तत्व या पदार्थ बोल लीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम? यौगिक। जैसे हम पानी का उदाहरण ले लेते हैं, तो पानी में जो है हाइड्रोजन के जो है दो अणु होते हैं, इसके बाद जो है ऑक्सीजन का एक अणु होता है, तब जाके जो है हमारा पानी बनता है, H2O, है ना। तो वो हमारा एक यौगिक हो जाएगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा में क्या है। यह वह चीज या पदार्थ है जो रासायनिक संयोजन द्वारा दो अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में बनाया गया है, और गठित यौगिक या भौतिक और रासायनिक गुण उसके घटक या घटक तत्वों से अलग होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बोला है कि इसमें दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यौगिक। जैसे पानी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी में जो है हमारा, जैसे पानी है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है निश्चित जो है गठित होते हैं, H2O। तो दो अणु जो है हाइड्रोजन के होते हैं और एक अणु जो है ऑक्सीजन का होता है, तो निश्चित अनुपात में होता है, इसको हम बोलते हैं यौगिक। नेक्स्ट है मिश्रण। तो मिश्रण भी जो है पदार्थ से ही मिलकर बनता है, लेकिन इसमें जो है निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता है, इसको किसी भी अनुपात में मिला देते हैं जिससे कोई अलग पदार्थ बन जाता है, उसको बोलते हैं मिश्रण। तो मिश्रण के लिए जो परिभाषा हमारी दी गई है वो हम देख लेते हैं। यह वह चीज या पदार्थ है जो केवल एक निश्चित अनुपात के दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों को यौगिक शुद्ध तत्वों के भौतिक संयोजन द्वारा बनाई जाती है, तो इसको बोलते हैं हम मिश्रण। यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों के भौतिक
संयोजन द्वारा जो बनती है। तो आपको सिंपल भाषा याद रखनी है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें आपको याद रखना है जब दो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मिश्रण। जैसे वायु, वायु में जो है कई प्रकार की जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर चीज जो ऑक्सीजन है ना, अलग अलग गैसें हैं हमारी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, हीलियम है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, ये जो है वायु को एक जो है मिश्रण बना देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पीतल है ना, पीतल। तो पीतल में कॉपर एवं जस्ता आदि मिलाया जाता है। तो दो तत्वों को मिलाया गया है इसमें, और वो भी अनिश्चित अनुपात में, तो इसको बोलते हैं हम मिश्रण। इस नेक्स्ट हमारा पदार्थ के सामान्य गुण एवं विशेषताएं। तो हम देख लेते हैं पदार्थ के सामान्य गुण और विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जो है नंबर वाइज यहाँ पर दी गई हैं। तो पहला जो पदार्थ के हमारी जो विशेषता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ के सामान्य तौर पर तीन अवस्थाएं मानी गई हैं, ठोस, द्रव्य एवं गैस। इसके बाद एक अवस्था और चौथी प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में पूछ लेता है। पदार्थ की ये तीन अवस्था एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं, मतलब एक दूसरे में बदल जाती हैं। परिवर्तन वाला मैंने अभी आपको बताया था। जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर सिर्फ जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, वो भी नेचुरल तौर पर। नेक्स्ट हमारा जो है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पदार्थ के कणों के मध्य गतिशीलता का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक गतिशील गैसों में इसके बाद जो है द्रव में, और सबसे कम जो है ठोसों में होते हैं। तो इसके जो कण होते हैं, सबसे अधिक गतिशील जो है गैसों के कण होते हैं, उसके बाद द्रव्य के, और सबसे कम जो गतिशील कण होते हैं वो होते हैं ठोसों के। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट जो है पदार्थ के कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जो पदार्थ के कणों को परस्पर बांधे रहता है, इसे ससंजक बल कहा जाता है। तो जो पदार्थ के कणों को आपस में बांधे रहता है, इस बल को हम बोलते हैं ससंजक बल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें जो है पदार्थों के प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। पदार्थों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण बल लगने पर यदि पदार्थ की आकृति में बदलाव आ जाता है तथा बल को हटाने पर फिर से वह उसी अवस्था में आ जाती है, तो इस गुण को प्रत्यास्थता का गुण बोलते हैं। जैसे कि कोई, आप ले लीजिए रबड़ है ना, तो रबड़ को मोड़िएगा फिर जैसे छोड़ेंगे तो वो अपनी अवस्था में तुरंत आ जाएगी। या कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मोड़िएगा वो अपनी अवस्था में जहाँ के तहाँ आ जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता का गुण। तो प्रत्यास्थता का गुण क्या है, यदि किसी में बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बल हटाया जाता है वो तुरंत ही अपनी पुनः जिस स्थिति में थी उस स्थिति में आ जाती है, तो उस गुण को बोलते हैं हम प्रत्यास्थता का गुण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पदार्थों में श्यानता का गुण पाया जाता है। यह द्रवों का मुख्य गुण है। यह वैसे द्रवों में ही पाया जाता है श्यानता का गुण, तो यह द्रवों का मुख्य गुण है जो सतह पर द्रव्य के बहने का विरोध करता है। जो द्रव्य जितना अधिक गाढ़ा होता है उसकी श्यानता का मान उतना ही अधिक होता है। तो जितना अधिक गाढ़ा कोई द्रव्य होगा उसकी श्यानता का मान उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा पदार्थों में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में बदले बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो मैंने अभी बोला था कि ठोस से सीधे गैस में बदलने को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। अभी हमने पढ़ा है आगे इस वीडियो में। तथा इसे ठंडा करने पर वे पुनः ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो पदार्थों में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। कुछ ठोस जो होते हैं गर्म करने पर द्रव्य में नहीं बदलते, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। सॉरी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पदार्थों के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा गैस से, इसके बाद द्रव से, और सबसे कम ऊर्जा जो प्राप्त होती है हमें वो होती है ठोसों से। तो यदि पदार्थों को जलाया जाता है तो उसमें जो पदार्थों में सबसे अधिक ऊर्जा जो है गैस को जलाने में प्राप्त होती है, उसके बाद द्रव्य को, और सबसे कम जो होती है ठोसों को जलाने में हमें प्राप्त होती है ऊर्जा। पदार्थों में स्थायित्व का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक स्थायित्व का गुण जो है ठोस में होता है, उससे कम गैसों में होता है ना। तो इसमें स्थायित्व का जो है गुण पाया जाता है। स्थायित्व मतलब अपनी यथा स्थिति को बनाए रखने का गुण पाया जाता है। ठोस के बाद द्रव्य एवं सबसे कम जो होता है हमारा गैसों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पदार्थों की क्रियाशीलता का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है सोना है। पदार्थों में क्रियाशीलता का गुण भी पाया जाता है, और सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होती है वो है सोना। नेक्स्ट है पदार्थों का पृथक्करण। कि पदार्थों का पृथक्करण से मतलब है हमारा पदार्थों को एक दूसरे से अलग कैसे करें, पदार्थों को शुद्धता के रूप में कैसे छांटें। जैसे हमें सोना मिलता है तो वो शुद्ध फॉर्म में नहीं मिलता है, उसको अलग किया जाता है, पृथक्करण की विधि के द्वारा अलग किया जाता है।
तो इसी प्रकार से पृथक्करण में यहाँ पे हम जानेंगे कि पदार्थ कौन कौन से पृथक्करण की विधियाँ, किस किस प्रकार से हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं या पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अनेक पदार्थों को यदि एक दूसरे में मिला दिया जाए और उनके कोई रासायनिक क्रिया ना हो तो इन पदार्थों को का एक मिश्रण बन जाता है। रासायनिक क्रिया होने पर मिश्रण नहीं बनता बल्कि एक नया पदार्थ ही बन जाता है। मिश्रण में जितने भी पदार्थ मिले हुए होते हैं उन सभी के गुण हम अलग अलग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम पानी में एक गिलास नमक मिला दें तो उसे चखकर देखने पर पानी नमकीन स्वाद में आएगा। इसके बाद इससे इसमें चीनी मिला दी जाए यदि पानी में, तो पानी में मिला दें तो नमक और चीनी दोनों का स्वाद आएगा यदि नमकी वाले पानी में चीनी मिला देते हैं। प्रकृति में हमें अनेक मिश्रण दिखाई देते हैं। तालाब में पानी के अनेक पदार्थ मिले हुए होते हैं। इसी प्रकार मिट्टी भी अनेक पदार्थों का मिश्रण होती है। तो ये मिश्रण है और मिश्रण से जो है पदार्थों को अलग करने को क्या बोलते हैं, पृथक्करण की विधि बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन, और मैं आपको भौतिक परिवर्तन में एक अभी समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, यदि आपको समझ में नहीं आया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में मैं आपको बता दूं, जैसे भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन को ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास एक कागज है, जैसे आपके पास एक कागज है। अब भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे, जब आप उस कागज को फाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कागज का आकार बदल जाएगा। मतलब एक बड़ा कागज है, उसको फाड़ देंगे तो छोटे छोटे आकार हो जाएंगे, तो आकार कागज का बदल जाएगा लेकिन उसका गुण नहीं बदलेगा। गुण मतलब वो कागज था अभी भी कागज है, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं किसी पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन ना हो, उसे बोलेंगे हम भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी पदार्थ का आकार में तो परिवर्तन होता ही है, साथ में उसके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जो उसके गुण हैं उनमें भी पूर्णता बदल जाते हैं, उनमें भी परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे उसी कागज को यदि आप आग लगा दीजिए, उसी कागज में क्या कीजिए, आग लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि अब वो कागज नहीं होगा, अब वो क्या रहेगा, वो राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राख। वो कागज क्या बन गया, राख है। तो एक तो उसका आकार भी बदला, साथ में उसका गुण भी बदला। पहले उसका गुण था लिखना, कागज पे जो है लिख सकते थे, लेकिन अब जो है उस पर लिख तो नहीं सकते, उस राख का कुछ और ही उपयोग कर सकते हैं, तो उसका गुण कुछ और हो गया, है ना। जैसे आप उस राख का उपयोग जैसे साफ हाथ साफ करने में कर सकते हैं या कहीं और चीजों में कर सकते हैं, लेकिन उस पर लिख नहीं सकते। तो देखिए गुण भी बदला और साथ में आकार भी बदला, इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आप समझ गए ना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें आकार बदलता है लेकिन उस पदार्थ का गुण नहीं बदलता, और रासायनिक परिवर्तन वो है कि उसका आकार बदले और साथ में उसका गुण भी बदल जाते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी मिश्रण में मिले हुए पदार्थों को अलग करने को ही पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। इनकी अनेक विधियां होती हैं। पहला है बीनना। तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ चीजें जो है बीन के भी अलग कर लेते हैं, जैसे चावल से कंकड़ों का निकालना, तो वो भी एक पृथक्करण की विधि है। चावल से कंकड़ों को निकालना, तो वो क्या कैसे निकालते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में माता बहनें जो है वो इसी प्रकार से जो है चावल से कंकड़ को बीन करके निकाल लेती हैं, तो उसको बोलते हैं बीनना विधि, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा, वो है चालना। तो चलनी आपके घर में होगी, तो आपने देखा होगा कि चाल कर भी जो है हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। जैसे आटा होता है, तो आटा में जो गांव के आटे होते हैं, जो आप लोग सिटी में सीधा बना बनाया खरीदते हैं, तो वो तो शायद चला हुआ आता है, लेकिन जो सीधा गेहूं से आटा बनवाते हैं, पिसते हैं, तो उसको चालते हैं। चालने पर जो है गेहूं के छिलके जो है अलग निकल आते हैं, चालने पर गेहूं के छिलके अलग निकल आते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि उड़दा है या अपने चावल ही है या कुछ भी है, तो इसको एक छन्नी के द्वारा छानते हैं। एक विशेष आकार की छन्नी होती है हर चीज के लिए अलग अलग, जितना उस वस्तु का जो है आकार होगा उसके हिसाब से छेद होंगे, ताकि वो वस्तु गिर जाए और बाकी चीजें रह जाएं। या फिर ऐसा होगा जितना वो उस वस्तु का आकार है उससे छोटा छेद होगा, ताकि वो वस्तु उसी में रहे और बाकी का जो धूल जो भी होगा वो नीचे गिर जाए, तो उसको बोलते हैं चालना। तो चाल के भी पदार्थों का पृथक्करण किया जा सकता है। एक होता है फटकना, तो ये आपने गांव में देखा होगा, इसके द्वारा जो है फटक करके भी पदार्थों को अलग किया जाता है, इसका पृथक्करण किया जाता है। धूल मिट्टी को अलग किया जाता है अनाजों से फटक करके। इसका है उड़ावनी। उड़ावनी में क्या होता है, जैसे कि धान की
खेती यदि किसी के ना होती होगी तो पहले धान का को है क्या किया जाता है, उसको कुचला जाता है ट्रैक्टर के जरिए, बैलों के जरिए या किसी भी जरिए, तो कुचला जाता है। उसके बाद जो है उसके जो भूसा बचता है वो अलग निकाल के रख दिया जाता है। लेकिन जब कुचलते हैं तो थोड़ी घास मास भी जो है धान के साथ में उसमें रहती है। तो उस धान को क्या करते हैं, जब हवा चलती है तेज तो ऐसा ऊपर से गिराते हैं। तो गिराने से क्या होता है कि जो धान के कण हैं, जो भारी कण, वो नीचे सीधे गिरते हैं, और लेकिन जो साथ में उसके साथ कूड़ा होता है वो उड़ के जो है दूर चला जाता है। तो इसको बोलते हैं उड़ावनी, है ना। समझ गए होंगे आप उड़ावनी। या तो पंखा चला लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैन चला लेते हैं और उसके सामने जो है उसको पटकते हैं, उड़ाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम उड़ावनी, हवा के जरिए अलग करते हैं। नेक्स्ट होता है चुंबकीय पृथक्करण। इसमें चुंबक की विधि से जो है, जैसे यदि लोहे वाले कोई पदार्थ हो तो उसको चुंबक की मदद से जो है पृथक किया जाता है। लोहे पदार्थों को चुंबक की मदद से पृथक कर सकते हैं। इसके बाद है निथारना। तो निथारना क्या कहलाता है, इसमें देख लेते हैं। पानी का किसी द्रव में किसी अन्य अम्लीय पदार्थ में मिश्रण को निथार कर अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि पानी लिक्विड है और इसमें कुछ अन्य ऐसा जो है जो पानी में विलय नहीं हो सकता, घुल नहीं सकता, ऐसा पदार्थ है, मिट्टी डली हुई है। तो जो है वो नीचे जो है बैठ जाती है। तो ऊपर ऊपर से अलग से पानी को अलग कर लेते हैं और नीचे वो चीज़ जो है हमको अलग मिल जाती है, उसको बोलते हैं निथारना। या आप देख सकते हैं कि चावल चावल है या दाल है या कुछ भी है, इसको एक निथारना विधि द्वारा भी अलग किया जाता है। पहले तो हम लोग जो है बीन के भी चावल को अलग कर लेते हैं। हमारे मतलब घर में जो है हमारी माता श्री हुई या बहनें हुई तो वो बीन करके चावल से कंकड़ कर लेते हैं। इसके बाद उसको धोती भी हैं। जब धोती हैं तो उसमें जो बारीक धूल मूल यदि चिपकी होगी साथ में हमारे चावल के, तो वो जो है उससे छुट करके जो है उसमें से छूट जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। तो उस पानी को गिरा करके चावल को अच्छे से निकाल लेते हैं। उसके नीचे वाला जो पानी होता है उसमें जो है छोटे छोटे कंकड़ आ जाते हैं ऑटोमेटिक ही छन करके, है ना। उसको बोलते हैं निथारना, जिसको पानी के जरिए अलग किया जाए। एक है हमारा बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो है इसको गर्म किया जाता है और बाकी जो है लिक्विड जो है बाष्पीकृत हो जाता है, बाकी चीज बच जाती है। जैसे पानी में नमक घुला है या शक्कर चीनी घुली हुई है, तो आप पानी को गर्म कीजिएगा तो पानी पानी उड़ जाएगा, जो नमक होगा वो बच जाएगा। देखिए विलेय पदार्थ है, यदि आप नमक उसमें घोल देंगे तो घुल तो जाएगा, है ना, अब फिर वो दिखेगा भी नहीं, बिल पूरा उसमें मिल जाएगा। लेकिन यदि आप पानी से उस नमक को अलग करना चाहते हैं तो आपको बाष्पीकरण विधि के द्वारा कर सकते हैं। आप उसको गर्म कीजिए। जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे तो पानी पानी उड़ जाएगा और जो पात्र में सिप है जो है आपको नमक मिल जाएगा। इसके बाद है आसवन। तो आसवन क्या है, इसको भाप विधि भी कहते हैं। इसमें तो इसमें हम बाष्पीकरण करके किसी द्रव्य को गैस में परिवर्तित करते हैं, फिर इस गैस को ठंडा करके पुनः द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं। नमक मिले पानी के प्रयोग में यदि हम भाप को किसी ठंडा स्टील की प्लेट से टकराने दें तो यह भाप वापस पानी बन जाएगी और पानी की बूंदों के रूप में प्लेट पर एकत्रित हो जाएंगी। पानी की इन बूंदों को हम किसी अन्य बर्तन में एकत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार हम नमक मिले पानी से नमक और पानी दोनों को अलग कर सकते हैं। तो आश्वासन में जो है कि जो अभी अब हम बाष्पीकरण कर रहे थे प्रक्रिया, इसमें भाप बन के जो पानी उड़ रहा था उसे वापस से एकत्र कर सकते हैं। वापस से एकत्र करने के लिए क्या करेंगे, हम उस भाप को क्या कर लें, ठंडा कर लेंगे, तो वो वापस पानी के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, बूंदों के रूप से। तो उसको एकत्र करने में हमें पानी वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, क्या ऐसे ठोस, जैसे अभी मैंने बोला था आपको कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है, तो वही जो है यहाँ पर है। यह ऐसे ठोस पदार्थों का पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। जैसे नौशादर एवं कपूर। तो कपूर को यदि आप गर्म करेंगे तो ये सीधे लिक्विड में ना बदल के सीधे भाप विधि में बदल जाती है। तो उसके लिए जो है विधि हमारी है ऊर्ध्वपातन विधि। उत्पादन में आप देख रहे होंगे ये, इस विधि के जरिए जो है हम जो है जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ जो है आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए। यदि कोई सलाह देना चाहते हैं तो भी आप मुझे सलाह दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल बताइए मुझे, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करता हूँ कि आपको पूरा जो है अच्छे से समझ में आ जाए।
तो इसके साथ फ्रेंड्स, यदि आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए अपने दोस्तों को बताइए, जो भी आपकी जो है पटवारी, वन रक्षक या पीएससी, और साथ में हमारा जो है वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वर्ग 2 के टॉपिक के अनुसार ही हमारी जो वीडियो बन रही है, तो उनके लिए तो क्लियर ही है। लेकिन इन सभी में भी जनरल जीके के क्वेश्चन आते हैं, साइंस जीके क्वेश्चन आते हैं, और हमारी ये साइंस ही चल रही है, तो आप उनको बता सकते हैं।